सांगला हिल जिला शेखुपुरा में एक मशहूर कस्बा है। वहां 1957 में एक शाह साहब स्टेशन मास्टर थे जो जिन्नात के आमिल भी थे। हम उन दिनों सांगला हिल के मोहल्ला गोपालपुरा में रिहाइश पजीर थे। अचानक मेरे छोटे भाई को बुखार हो गया और वो बुखार की हालत में डरने लगा। बुखार खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। MBBS डॉक्टरों का मुसलसल 1 माह इलाज करवाने के बाद भी आराम ना आया। आखिर मोहल्ले वालों ने शाह साहब के पास ले जाने का मशवरा दिया। मेरे वालिद साहब मुझे भी साथ ले गए। शाह साहब अपनी ड्यूटी के बाद बवक्ते असर अपने क्वार्टर में बैठते थे और मरीजों को पानी दम करके देते। जब हम उनके क्वार्टर पर पहुंचे तो काफी रश था। जब किसी मरीज को उनके सामने पेश किया जाता तो वो बुलंद आवाज में कलमा तमजीद पढ़ते, फिर अपनी अंगूठी के नगीने में देखते और पानी दम करके दे देते। जब वालिद साहब ने मेरे छोटे भाई को पेश किया और हालात बताए तो उन्होंने हस्बे मामूल कलमा पढ़ने के बाद नगीने में देखा और वालिद साहब से कहने लगे, कुरैशी साहब, क्या आपके सोने वाले कमरे में कोई ऐसा चार्ट लटका हुआ है जिस पर मुख्तलिफ दरिंदों की तस्वीरें बनी हुई हैं और उनमें एक तस्वीर शेर की भी है? हम ये सवाल सुनकर शशतर रह गए। वाकई हमारे घर में वो चार्ट मौजूद था। वालिद साहब ने इस बात में जवाब दिया तो शाह साहब ने फरमाया, आपका बच्चा उस शेर से डरता है, वो चार्ट जाकर जला दें। हम वापस आ गए। चार्ट जला दिया गया तो बच्चा 2-3 दिन के अंदर रुबाए सेहत हो गया। चंद रोज बाद हम फारिग औकात में शाह साहब से फिर मिलने गए और उनसे इसी मौजू पर गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि मेरे पास एक जिन है जिसने बताया था कि आपके घर में शेर की तस्वीर से बच्चा डर गया है। शाह साहब चंद माह बाद वहां से ट्रांसफर होकर लाहौर आ गए। अब तक हमारे मोहल्ले वाले और शहर के लोग शाह साहब को याद करते हैं क्योंकि उनके जमाने में लातादाद ऐसे मरीजों को शिफा हुई जो ऐसे रूहानी अमराज में मुब्तला थे। सांगला हिल में ही हमारे एक मोहल्ले का एक और वाकया ये है कि हमारे हमसाये का लड़का एक रात अचानक गायब हो गया। वो मेरा क्लास फेलो भी था और गहरा दोस्त भी। तलाशे बिस्यार के बाद बावजूद भी वो मिल ना सका। सारे पंजाब में जहां भी उनके अजीजों कारब मौजूद थे पैगामात भिजवा दिए गए, अखबारात में इश्तिहार दिए गए, मगर कहीं से भी कोई हौसला अफजा खबर ना आई। आखिर 1 महीने के बाद वो बहुत पुरस्रार तरीके से मिल गया। मुख्तसर वाकयात ये हैं कि एक दिन मैं और मेरे उस्ताद मोहतरम मुबारक अली साहब, जो अब रिटायर हो चुके हैं, बाजार से आ रहे थे। जब हम मोहल्ले के करीब पहुंचे तो गंदे नाले के करीब एक सफेद चादर में लिपटा वही लड़का हमने देखा जो बेहोश था। हम उसे उठाकर घर ले आए। काफी देर के बाद उसे होश आया, मगर उसने कुछ बताने से इनकार कर दिया। वो बहुत खौफजदा और हिरासा नजर आ रहा था। 2-3 दिन के बाद वो फिर गायब हो गया। इस दफा वो स्कूल के ग्राउंड में बेहोश पाया गया। आखिर आमिल शाह साहब को बुलाया गया और लड़के को उनके सामने पेश किया गया। उस वक्त भी वो बेहोश था। शाह साहब ने उसको कमरे के अंदर ले जाने का हुक्म दिया और लड़के के वालिदैन, मुबारक साहब और मेरे अलावा सबको बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। शाह साहब ने ज़ेरे लब कुछ पढ़ा तो लड़के ने आंखें खोल दी। थोड़ी देर के बाद ऐसा मालूम हुआ जैसे कमरा और उसके अंदर हर चीज घूम रही है। शाह साहब मुसलसल कुछ पढ़ते जा रहे थे। यकलख सामने वाली खिड़की जोर से खुली तो झुलसा देने वाली हवा का झोंका तेजी से अंदर आया। मैं देख रहा था कि लड़के की जुबान तेजी से हरकत करने लगी। वो मुस्कुराने लगा और बोला, वो आ गई, देखो वो आ गई। हमारे सामने खाली चारपाई पड़ी थी। यूं लगा जैसे वो किसी के बोझ से नीचे दब गई हो। फिर सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हुआ जिसकी तफसील कुछ लंबी है, पुरस्रार भी है और दिलचस्प भी। जो जवाबात पुरस्रार मखलूक ने दिए उनसे साबित यह होता था कि वो उस लड़के को अगवा कर लेती थी, यानी उसके दिलो दिमाग को अपने तसर्रुफ में लाकर उठा ले जाती और आखिर छोड़ भी जाती। आखिर कोई घंटे भर की बहस के बाद शाह साहब ने अपने कलाम के जोर से उस बेचारे की जान छुड़ाई और वो पुरस्रार मखलूक जो जन्नात में से थी उसे छोड़कर चली गई। ये वक्त जिस हैबतनाक और पुरस्रार माहौल में हमने गुजारा वो बयान नहीं किया जा सकता। कई बार हम पर लर्जा तारी हुआ। शाह साहब ने हमें कहा कि उस चारपाई को हाथ लगाओ। जब हमने उसे छुआ तो वो चारपाई दहकते हुए कोयलों की तरह गर्म थी। मेरे अलावा सांगला हिल मोहल्ला गोपालपुरा के सभी लोग इस वाक़े के गवाह हैं। एक और वाक़या जाम के चीमा जिला सियालकोट का है, जहां मेरे ससुराल का घर है। वहां चौधरी गुलाम बारी, चेयरमैन यूनियन काउंसिल जामके के घर
अचानक आग भड़क उठी और पत्थर पड़ने शुरू हो गए। मैं वहां खुद मौजूद था, बल्कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात भी हैं। उनके घर में कई लिहाफ, कीमती कपड़े और दीगर साजो सामान जल गया। हत्ता के बंद अटैची केसों के अंदर से धुआं निकलने लगा। पत्थर पड़ते थे मगर किसी को पत्थर लगा नहीं। लुत्फ की बात यह है कि यह हरकत दिन के उजाले में होती। 3 दिन यह ड्रामा खेला जाता रहा। आवाजें भी सुनी गईं कि हम जिन्नात हैं, हमारा पूरा कुंबा यहां कयाम पजीर है। तीसरे दिन वो चले गए। इसी तरह एक साहब बताते हैं कि मेरे हम जुल्फ सैयद मुर्तज़ा अली रेलवे के वॉच एंड वार्ड महकमे के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। इस वक्त उनकी उम्र 83 साल है। वो अहलिया के चाचाजाद भाई भी हैं। उनका आबाई कस्बा जिला बिजनौर यूपी में था। वो आज तक मेरे मकान के करीबी इस्लामिया पार्क में मुकीम हैं। वो बयान करते हैं कि 8-9 साल की उम्र में वो अपने मकतब में पढ़ते थे। अपने कदीम आबाई मकान में उनका कयाम था, जिसकी ऊपर की मंजिल में चंद कमरे बने हुए थे और सहन भी था। एक कमरे में उनके वालिद लोबान वगैरह जलाया करते थे और मशहूर था कि उस कमरे में जिन्नात की रिहाइश है। एक मर्तबा मौसम गर्मा में हम जुल्फ ऊपर छत पर तन्हा सोने के लिए चले गए, हालांकि घर वालों ने मना भी किया। अभी वो सोए भी नहीं थे कि 3 लड़के आए और उन्हें उठाया। उन्होंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और ना उठे। इस पर उन तीनों लड़कों ने आपस में कहा कि अगर ये नहीं उठते तो इनका पलंग उठाकर नीचे फेंक दो। चुनाचे उन्होंने पलंग पकड़कर उठा लिया और छज्जे की तरफ ले जाने लगे। ये देखकर मेरे हमजुल्फ हड़बड़ाकर उठ बैठे। इस पर वो लड़के खूब हंसे। उन्होंने तिरमिजी साहब को बताया कि वो कौमे जिन्नात से हैं और करीब के कमरे में रहते हैं। फिर वो रोजाना रात को तिरमिजी साहब के पास आने लगे। वो मोमबत्ती या चिराग साथ लाते और रोशनी के लिए उसे जला लेते और तिरमिजी साहब के साथ ताश खेलते। अमूमन रात को 2 बजे आते और अपने हमरा कभी फल, मिठाइयां और कभी खुश्क मेवे लाते जो एक रुमाल में बंधे हुए होते। सब मिलकर उसे खाते। कभी कभी बादामी रंग के बहुत उम्दा किस्म के पेड़े होते। उन जैसे पेड़े वहां कहीं दस्तयाब न थे। वो लड़के अमूमन उम्दा कपड़े पहने हुए होते और उनके कपड़ों में इतर लगा हुआ होता जिसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती। जब वापस जाते तो चंद कदम चलकर गायब हो जाते। उन्होंने मेरे हमजुल्फ से कहा कि यह क्या हुआ। उन्होंने मेरे हमजुल्फ से कह रखा था कि हमारी बात राज की बात है, हमारे आने के बारे में किसी को ना बताना। 3-4 माह तक लड़के रोजाना आते रहे। नाम भी उनके जिन्नाती किस्म के थे, फानूस, तगियानूस वगैरह। 3-4 माह बाद एक रोज मेरे हमजुल्फ ने अपने एक दोस्त लड़के हामिद को उनकी आमद के बारे में बता दिया। उस रात वो लड़के आए तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और कहा, तुमने हमारी आमद के बारे में हमारी हिदायत के खिलाफ क्यों किया? तुमने वादे को तोड़ा है, अब हम दोबारा नहीं आएंगे। अगरचे मेरे हमजुल्फ ने उनसे बहुत माफी मांगी मगर उन्होंने माफ ना किया और फिर आना बंद कर दिया। मेरे हमजुल्फ क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान आ गए थे। वो कहते हैं कि एक बार मुझे दोबारा हिंदुस्तान जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने वो मकान देखा जहां हमारी रिहाइश थी। अब उस मकान की ऊपर की मंजिल के कमरे गिर चुके हैं। एक साहब ने बताया कि उस मकान के पिछवाड़े में मौलवी मोहम्मद हुसैन का मकान था जहां एक बेरी का दरख्त था और ये मशहूर था कि उस बेरी पर जिन रहते हैं। एक काजी साहब जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, उन्होंने ये वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूं। वहां के एक साहब ने मेरी लड़की का रिश्ता अपने लड़के के लिए मांगा, लेकिन मैंने किसी वजह से इनकार कर दिया। उस पर उन साहब ने किसी आमिल जो जिन्नात का आमिल था उससे राब्ता किया और उस आमिल ने जिन्नात को मेरे पीछे लगा दिया। पहले तो ख्वाब में मुझे उस रिश्ते की तरगीब दी गई, फिर ख्वाब में डराया धमकाया गया, फिर आग जलती नजर आई और फिर जिन्नात नजर आने लगे। 8 महीनों तक उन्होंने मुझे सख्त परेशान किया, मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होते। एक मरतबा एक बहुत बड़ा सांप नजर आया जो दीवार पर चढ़ रहा था। फिर एक मरतबा एक बड़ा बिल्ला नजर आया जो मेरी रजाई खींच रहा था। एक मरतबा 3 औरतें और एक छोटी लड़की नजर आई। एक औरत मेम जैसी गोरी थी और उसकी भवें न थी। औरत टांगे हिलाकर गोया अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहती थी और लड़की कान की लौ खींचती थी। बाज औकात ऐसा भी हुआ कि कमरे में 40-45 जिन जमा हो गए। वो नंगे थे और उनकी शक्ल बनमानस यानी गोरीले से मिलती जुलती थी। सरों पर छोटे छोटे सींग भी थे। आंखें ऐसी थी जैसे मसनूई पत्थर की बनी हुई हों। वो मुझको डराते धमकाते थे। काजी साहब ने बताया कि 100 पावर के बल्ब की रोशनी में जिनों का साया बहुत हल्का सा पड़ता था
اور انہوں نے کبھی قاضی صاحب سے ہاتھ ملایا تو ہاتھ سوکھا سا تھا، گویا کسی مردے کا ہو۔ بعض مرتبہ کسی جن نے ان کے جسم میں بھی حلول کیا۔ ایسی صورت میں منہ کا مزہ خراب ہو جاتا تھا، کمر میں سخت اکڑاہٹ پیدا ہو جاتی اور جسم کے اندر تپش محسوس ہونے لگتی۔ ایک مرتبہ ایک جن ایک چھوٹے تھال میں بتاشے لے کر آیا۔ وہ تھال میرے سامنے میز پر رکھا کہ صاحب ملنے آ گئے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اس خیال سے کہ یہ بتاشے جن کہیں سے چرا کر لائے ہوں گے، میں نے ارادہ کیا کہ واپس لے جاؤ۔ اس پر وہ تھال غائب ہو گیا۔ جو صاحب قریب بیٹھے تھے وہ حیران ہوئے۔ قاضی صاحب ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب بیٹھ کر کسی بزرگ کا بتایا ہوا جنات کو دفع کرنے کا وظیفہ پڑھنے لگے تو کچھ جنات اور ان کے بچے قاضی صاحب کے پیچھے انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گئے، اور دو ایک بچے قاضی صاحب کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھنے لگے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آگے بڑھ کر ان کی تسبیح پر ہاتھ ڈال دیا، گویا وہ چاہتے تھے کہ قاضی صاحب کو وظیفہ نہ پڑھنے دیں۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ جنوں کو ان کے تبادلے وغیرہ کے بارے میں پیش از وقت علم ہو جاتا اور بتاتے کہ تم فلاں جگہ تبدیل کیے جا رہے ہو۔ قاضی صاحب نے بتایا کہ جن جب سفر کرتا ہے تو 10-10 میل لمبی چھلانگ لگاتا ہے اور لاہور سے ملتان 10-12 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ قاضی صاحب کو ان جنات نے 8 مہینے خوب پریشان کیا۔ انہوں نے اپنے پیر میاں علی احمد صاحب مرحوم سے رجوع کیا، جنہوں نے کچھ وظائف وغیرہ بتائے اور آخر بڑی مشکل سے ان جنات سے جان چھوٹی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں بسلسلہ ملازمت کبیر والا میں تعینات تھا اور دورے کے سلسلے میں عبدالحکیم بھی کبھی کبھی جایا کرتا تھا۔ عبدالحکیم ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں کے ایک مدرسے میں قاری تاج محمد صاحب مرحوم درس قرآن دیتے تھے۔ نابینا تھے اور نہایت خوش الہانی سے قرآن شریف سنایا کرتے تھے۔ میں انہیں ریسٹ ہاؤس میں بلا لیا کرتا اور وہ مجھے قرآن شریف سنایا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی عمدہ تلاوت کرتے تھے، ان کا لہجہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے وہ صبح کو بالا خانے پر قرآن شریف پڑھتے تھے تو نیچے چلتے ہوئے ہندو بھی ٹھہر کر ان کی تلاوت سنتے تھے۔ قاری صاحب بیان کرتے تھے کہ لڑکپن میں وہ ضلع جالندھر کے ایک دیہات کے مشہور مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ مدرسہ دریا کے قریب واقع تھا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا نذیر نامی بھی پڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دریا کے کنارے اگا ہوا ایک درخت گر پڑا۔ مولوی صاحب نے، جو مدرسے کے دارالاقامہ کے محتمم تھے، لڑکوں سے کہا کہ اس درخت کو کھینچ کر ادھر لے آؤ تاکہ اس کی لکڑی باورچی خانہ میں جلانے کے کام آئے۔ چنانچہ بہت سے لڑکے مل کر درخت کی شاخیں پکڑ کر اس کو کھینچنے لگے۔ اس کوشش میں نذیر آگے آگے تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت زور آور ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نذیر نامی لڑکے نے کھانے کے وقت 60 روٹیاں کھا لیں۔ مولوی صاحب نے، جو ہاسٹل کے محتمم تھے، جب یہ سنا تو نذیر کو بلا کر اس کی خوب پٹائی کی اور اسی وقت اسے مدرسے سے نکال دیا۔ وہ بیچارہ اپنا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ اگلے روز وہی لڑکا نذیر، جو کہ دراصل ایک جن تھا، مولوی صاحب کی نوجوان لڑکی پر آ گیا۔ اب تو مولوی صاحب بہت پریشان ہوئے، کافی جتن کیے مگر نذیر نے لڑکی کو نہ چھوڑا۔ آخر مولوی صاحب کے ایک دوست جو خود بھی قاری تھے، وہ اس لڑکی کے پاس گئے اور نذیر جن کو مخاطب کیا اور اس سے شکایت کی کہ اس نے ایسی بیجا حرکت کیوں کی۔ تو اس نذیر جن نے جواب دیا کہ مولوی صاحب نے مجھے مار پیٹ کر مدرسے سے کیوں نکالا؟ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے بھوک لگ رہی تھی جو میں نے 60 روٹیاں کھا لیں۔ قاری صاحب نے نذیر کو بہت سمجھایا اور اس سے کہا کہ بھائی نذیر، مولوی صاحب تمہارے استاد ہیں، انہوں نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تب بھی تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور آخر اس بیچاری لڑکی کا کیا قصور ہے؟ جب انہوں نے نذیر کو بہت سمجھایا اور اس کی خوشامد کی تو نذیر نے کہا، اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں جاتا ہوں، اور پھر وہ لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں یہ 100% درست ہیں اور ایسے حضرات کے بیان کردہ ہیں جن کے صادق القول ہونے کا پورا یقین ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ چینل حیدر وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔